आज हम करेंगे सभ्यता का अंत कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो कई सारे पुरातत्वविद जो है उनका मानना अलग अलग है। जैसे कि इसमें बता रखा है, ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्र में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। जैसे इसके साथ गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र में 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया था। जैसे कि सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तु बाटों मोहरों विशिष्ट मनकों को समाप्त हो जाना या लेखन संबंधित दूर का व्यापार था शिल्प विशेष की भी समाप्त हो गई। और सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ी माल का प्रयोग में लाया गया। यहाँ तक कि आवास निर्माण की तकनीक का ह्रास हुआ तथा बड़ी बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया। अब कहने का मतलब समझना कि जैसे कि यहाँ बता रखा है कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो भी वस्तुएं बनाई जाती थी धीरे धीरे उनका निर्माण होना क्या हो गया, बंद हो गया। जैसे कि बता रखा है कि बाट मनके मोहरे ये सब बनना क्या हो गया, धीरे धीरे समाप्त हो गया। जिससे यहाँ की हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया, विनाश हो गया। माल प्रयोग में लाया जाता था, यहाँ से आवास निर्माण की तकनीकों का भी ह्रास हो चुका था। सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया। कुल मिलाकर पूरा वस्तु तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती थी। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृति भी कहा गया। ये परिवर्तन कैसे हुआ, इस विषय में कई व्याख्या दी गई है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि कुछ जो विद्वान है ऐसे मानते हैं कि जैसे सिंधु जो नदी है उसका सूख जाने से भी कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया, क्योंकि सिंधु नदी के सूख जाने से वहां के लोग कहीं और चले गए, उन्होंने कहीं और पलायन कर लिया। यहाँ पे क्या भूकंप आ गया या बाढ़ आ गया, इनसे भी माना जाता है कि सभ्यता का क्या हुआ, विनाश हो गया। और ऐसा लगता है कि सुदूर एकीकरण के तत्व में संभवतः हड़प्पा राज्य का अंत हो गया। मोहरे लिपि विशिष्ट मनकों मृद भांड यहाँ तक कि बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों का प्रयोग, शहरों के पतन और परित्याग और परिवर्तन, इस तर्क को बल बल मिलता है। उपमहाद्वीप के एक पूरी तरह अलग क्षेत्र नए शहरों का विकास के लिए सहस्त्राब्दी से भी अधिक समय तक की प्रतीक्षा करनी पड़ी। अब आता है हड़प्पा सभ्यता की खोज कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे की गई थी। तो अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण कर चुके हैं और कि किस प्रकार पुरातत्वविद ने भौतिक अवशेषों के प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ा। लेकिन एक कहानी कहानी एक और भी है कि किस प्रकार पुरातत्वविद ने सभ्यता की खोज की। जब हड़प्पा सभ्यता का शहर नष्ट हो गया तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए। जब लोगों ने क्षेत्र में सहस्त्राब्दी और बाद रहना आरंभ किया तब वे नहीं समझ पाए कि ये बाढ़, मिट्टी के कटाव के कारण अथवा खेत की जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदा कदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित वस्तु का क्या अर्थ लगाया जाए। कहने का मतलब समझना है कि जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की जब खोज की जा रही थी तो उससे पहले भी कई सारी वस्तु निकली थी, लेकिन लोगों ने ये अनुमान लगाया भी नहीं होगा कि ये वस्तु कहाँ किसी हड़प्पा सभ्यता की होंगी। अब आता है कनिंघम का भ्रम। ये कौन थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम कनिंघम थे। पूछा जाता है एग्जाम में कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, कनिंघम। इन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्य पुरातत्व व उत्खनन आरंभ किए। तब पुरातत्व अपने अन्वेषणों और मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। ये जो कनिंघम थे ये ज्यादातर लिखित स्रोतों पे ज्यादा ध्यान देते थे और उसी को ज्यादा पसंद करते थे। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। आरंभिक वस्तु की पहचान के लिए उन्होंने उन्हें उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्धिक तीर्थयात्री द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का भी प्रयोग किया। मतलब इस हड़प्पा सभ्यता को समझने के लिए उन्होंने क्या करा, इसकी पहचान के लिए उन्हें 4वीं से 7वीं शताब्दी के ईस्वी के बीच
भूमध्य में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्री के छोड़े के जो वृतांत है उसका प्रयोग करके ये पता लगा रहे थे। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के द्वारा मिले अभिलेखों का संग्रह, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया। उत्खनन के समय वे ऐसी पुरावस्तु को खोजने का प्रयास करते हैं जो उनके विचार संस्कृति महत्व की थी। हड़प्पा जैसे पुरास्थल में चीनी तीर्थयात्री यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था और जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था। कनिंघम के अन्वेषण के ढांचे उपयुक्त नहीं बैठता था, इसलिए हालांकि हड़प्पा पुरावस्तु 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी और इनमें कुछ कनिंघम तक पहुंची भी थी और फिर भी वे समझ नहीं पाए कि ये पुरावस्तु कितनी प्राचीन थी। कनिंघम का भ्रम का मतलब क्या है? जब उन्हें इस सभ्यता की कुछ वस्तु मिली तो वो पहचान नहीं पाए कि ये सभ्यता की जो वस्तु है काफी पुरानी सभ्यता की है। उन्होंने उसी कालक्रम से जोड़कर देखा और ये कनिंघम का भ्रम था। जब इसकी खोज की गई तो ये जो वस्तु हड़प्पा सभ्यता की जो वस्तु है वो काफी पुरानी मानी गई, लेकिन जो कनिंघम है उन्होंने उसे उस समय का ही माना। एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मोहर दी। उन्होंने मोहर पर ध्यान दिया तो उन्होंने उसे ऐसे कालखंड से दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वे परिचित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह उनका भी ये मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी से पनपने पहले शहरों के साथ ही हुआ था। उनकी सुनिश्चित अवधारणा के चलते ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए। अब आता है एक नवीन प्राचीन सभ्यता। अब आता है कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी। और समझना, अब दयाराम साहनी ने क्या क्या, ये पुरातत्व ने हड़प्पा के में मोहरें खोज निकाली। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की थी और 1924 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी। उन्होंने इनके जो आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों कई अधिक प्राचीन स्तरों में संबंध थी। अब इनके महत्व को समझा जाने लगा। एक अन्य पुरातत्वविद रखालदास बनर्जी ने हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो की खोज निकाली। ये कब निकाली थी? 1922 में। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने करी थी और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी? रखालदास बनर्जी ने की थी। और किसके नेतृत्व में की थी? जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी। इन्होंने 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समग्र सिंधु घाटी की एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। जैसा कि एन राव द स्टोरी ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजी में लिखते हैं। ये पुस्तक किसकी है? ये द स्टोरी नामक इंडिया आर्कियोलॉजी एग्जाम में पूछा जाता तो ये एमएन राव की थी। ये मार्शल ने भारत में जहां पाया था उसे 3000 वर्ष के से पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया पुरास्थल हुए उत्खनन में हड़प्पा पुरास्थलों में मिली मोहरें जैसे पर तब तक पहचानी ना जा सकी और मोहरें मिली थी। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली पर वह ये भी कि वह मेसोपोटामिया के समकालीन थी। मतलब इस सभ्यता ये जो भी सब चीज इसके समकालीन मानी गई थी, मेसोपोटामिया की समकालीन मानी गई थी हड़प्पा सभ्यता को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यक्रम वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन काल था। ये भी क्या थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। कौन? जॉन मार्शल। कनिंघम के बाद आए थे। वे भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद भी थे और वे यहाँ यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण की बात यह भी है कि कनिंघम की तरह उन्हें आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी पर उन्हें वे दैनिक जीवन की परिस्थिति को जानने में उत्सुकता भी थी। इसलिए कनिंघम की तरह ये क्या करते? पूरा वस्तु को ढूंढते थे। अब आता मार्शल पूरा स्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह से अनदेखा कर पूरे टीले के समान परिमाण वाले नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ उत्खनन करने का प्रयास करते। इसका अर्थ यह हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबंध होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी प्रवस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत किया गया। अब नई तकनीक है सतह प्रश्न। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने व्हीलर, मतलब IEM व्हीलर ने इस समस्या का निदान कर दिया। व्हीलर ने पहचाना
कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले का स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक होगा। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति की एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश भी किया। मतलब इन्होंने कहा कि अगर सभ्यता खोजी जा रही है तो हमें कैसे खोजनी चाहिए, ऊपर से खोजनी चाहिए, टीले के ऊपर से, कि इस सभ्यता का हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक सीमाओं का आज की राष्ट्रीय सीमाओं का बहुत थोड़ा सा ही कोई संबंध नहीं है, लेकिन उपमहाद्वीप में के विभाजन में पाकिस्तान के बनने के पश्चात प्रमुख ज्ञात पुरस्थ जो अब पाकिस्तान है, मतलब कहना है समझना कि जो सभ्यता खोजी गई थी ये काफी विस्तृत सभ्यता थी। जब पाकिस्तान का बंटवारा भी हो चुका था तो अधिकतर जो सभ्यता वो पाकिस्तान में ही मिली थी। इसका कारण से भारतीय पुरातत्व ने भारत के पुरास्थल को चिन्हित करने का प्रयास किया। कक्ष में हुए व्यापक सर्वेक्षण में कई हड़प्पा बस्तियों को प्रकाश में आई। पंजाब और हरियाणा में किए गए अन्वेषणों के हड़प्पा स्थलों की सूची में कई और नाम भी जुड़ गए। हालांकि कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, हाल में हुई धोलावीरा में खोज, वहां हुए अन्वेषण तथा उत्खनन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है और नए अन्वेषण अभी जारी है। इन दशकों में नए प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए। ये कुछ पुरातत्व आमतौर पर संस्कृति उपकरण का पता लगाने के इच्छुक भी रहते थे, वहीं कुछ और विशेष स्थलों की भौगोलिक स्थिति के पीछे निहित कारणों को समझने का प्रयास भी करते। वे पुरावस्तु रूपी निधि के रूप में जूझते थे और इनका संभावित उपयोगिता को समझने का प्रयास भी करते थे। पुरातत्व क्या करते हैं, वहाँ की संस्कृतियों को खोजना चाहते हैं और वहाँ की भौगोलिक स्थिति को भी समझना चाहते थे। और 1980 के दशक तक हड़प्पा पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुचि लगातार बढ़ती गई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर उपमहाद्वीप के तथा विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप में कार्य करते रहे। वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हुए, जिनमें मिट्टी, पत्थर, धातु की वस्तु तथा वनस्पति और जानवरों के अवशेष प्राप्त करने हेतु सतह का अन्वेषण और साथ उपलब्ध साक्ष्य के और सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण सम्मिलित है। यह अन्वेषण भविष्य में रोचक परिणामों को आशा दिलाते हैं। अब आता है तीर्थ को जोड़कर पूरा करने की समस्या। जैसा कि हमने देखा कि हड़प्पा लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कई मदद नहीं मिलती, बल्कि ये भौतिक साक्ष्य जो पुरातत्व विदों को हड़प्पा जीवन को कठिन प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। जैसे ये वस्तु मृदभांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान हो सकती है। कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी तथा सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ सामान्यतः सड़ जाते हैं। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये वस्तु बच जाती है। वे पत्थर का, पक्की मिट्टी तथा धातु समझने की कोशिश करना है कि अतीत को जोड़कर पूरा करने समय मतलब जो वहां पे जितनी भी चीजें मिली उनसे उसे हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन जो हड़प्पा लिपि जो वहां मिली उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया और समझा नहीं गया कि वो वहां पर किस तरीके से मतलब लोग साक्षर थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। ये कुछ वस्तु ऐसी भी थी जो नष्ट हो गई और कुछ वस्तुएं जिनसे आज हम अंदाजा लगा के हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताते हैं, जैसे मृदभांड हो गया, औजार हो गया, आभूषण हो गया। ये भी याद रखना आवश्यक कि केवल टूटी हुई अथवा अनुपयोगी वस्तु ही फेंकी जाती थी, अन्य वस्तु संभवतः पुण्य चक्रित की जाती थी। परिणाम स्वरूप जो बहुमूल्य वस्तुएं अक्षत व्यवस्था में मिलती थी, या तो वे अतीत में खो गई थी या फिर संचय के पश्चात कभी दोबारा प्राप्त नहीं की गई। अन्य शब्दों में कुछ खोज प्रारूपिक की बजाय संयोगिक होती थी। समझना कि जो वहाँ जो भी वस्तु बनाई जाती थी उससे जो कूड़ा करकट निकलता था, जो उनसे कुछ ही वस्तु निकलती थी वही वस्तु फेंकी जाती थी और जो उपयोगी वस्तु होती थी उसे दोबारा बनाया जाता था। अब आता खोजों का वर्गीकरण। पुरावस्तु की पुण्य प्राप्ति के पुरातत्विक उद्यम का आरंभ मात्र है। इसके बाद पुरातत्वविद अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं और वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथीदांत आदि के संबंध में होता है। दूसरा और अधिक जटिल उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। समझना है कि पुरातत्वविद अपनी खोज का वर्गीकरण कैसे करते हैं। जो वर्गीकरण का जो अगर सामान्य सिद्धांत अगर देखा जाए, जैसे पत्थर हो गया, मिट्टी हो गई, धातु, अस्थि, हाथीदांत आदि के संबंध में होता है, और दूसरी और अधिक जटिल और उनकी उपयोगिता के आधार पर भी किया जाता है। मतलब उनसे जो वस्तुएं मिलती है तो उनका उपयोग कैसे किया जाता है। जैसे धातु हो गया, अस्थि हो गई, उनका उपयोग कैसे करते हैं पुरातत्वविद। जैसे पुरातत्व को ये तय करना पड़ता है कि उदाहरण के कोई पूरा वस्तु एक औजार है या एक आभूषण है या फिर दोनों अथवा अनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु है। मतलब कोई वस्तु उन्हें मिली तो उनसे वो अंदाजा लगाते कि ये क्या एक औजार भी हो सकता है या फिर एक आभूषण भी हो सकता है जो उन्हें पहनते थे वो।
या तो ये अनुष्ठानिक कार्य के लिए प्रयोग किया जाता था। किसी पूर्व वस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तु की उनकी समानता पर आधारित होती थी। मतलब जो वस्तु उन्हें मिलती थी वो उन्हें वर्तमान से जोड़कर देखते थे कि वर्तमान में उसकी उपयोगिता क्या है। मन के चक्किया, पत्थर के फलक तथा पात्र इससे स्पष्ट है। उदाहरण है कि पुरातत्वविद किसी भी पूर्व वस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से भी करते थे जिसमें वह मिली थी। क्या वे घर से मिली थी या नाले में या कब्र में या मिट्टी भट्टी में। मतलब जो भी वस्तु मिलती थी उनका इससे भी संदर्भ रखते थे वो वस्तु कहाँ मिली जा रही है, या कब्र में मिल रही है या किसी के घर में मिल रही है। कभी कभी पुरातत्व विदों के अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता था। उदाहरण के हालांकि कुछ हड़प्पा स्थलों के से कपास के टुकड़े मिले, पर पहनावे के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्य जैसे मूर्ति का चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। अब आता पुरातत्व को संदर्भ की रूपरेखा को विकसित करना पड़ता है। हमने देखा कि पहली प्राप्त हड़प्पा मोहरों को तब तक नहीं समझा जा सका जब तक पुरातत्वविद को उसे समझने के लिए यही संदर्भ नहीं मिला कि संस्कृति अनुक्रम जिसमें मिली थी तथा मेसोपोटामिया में हुई खोजों की तुलना दोनों में संबंध में है। हाँ, तो व्याख्या की समस्या। पुरातत्व व्याख्या की समस्या संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आती है। अब जो व्याख्या करने की समस्या इसमें बता रखा है कि जितनी भी वहाँ की जो प्रथा है उनके बारे में व्याख्या करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था पुरातत्वविदों के लिए। जैसे कि कुछ वस्तु जो असामान्य और अपरिचित लगती थी, जैसे संबंधित धार्मिक महत्व की भी होती थी। इनमें आभूषण से लदी हुई नारी जैसे मृण मूर्तियां, इनमें से कुछ शीर्ष पर विशिष्ट विस्तृत प्रसाधन भी थे। जैसे कि यहाँ वहाँ पे एक मूर्ति मिली थी, जैसे ये दिखा गया, इसका नाम क्या था, मृण मूर्ति। और ये आभूषण, इसके गले में क्या पहनाया गया, आभूषण से लदी हुई एक महिला है। और इसे किस नाम की संज्ञा दी गई, मार्क देवी के नाम की संज्ञा दी गई। ये पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्ति जिनमें उन्हें एक लगभग मनाकृति मुर्दा में एक हाथ घुटने पर और रख बैठा हुआ दिखाया गया, जैसे कि पुरोहित राजा को भी इस प्रकार वर्गीकृत किया गया था। अन्य दृष्टांतों में संरचना को अनुष्ठानिक महत्व माना गया। मतलब ये जो मूर्ति है इसका प्रयोग जो किया जाता है ये अनुष्ठानिक कार्य के लिए किया जाता है। इनमें विशाल स्नानागार तथा कालीबंगन और लोथल से मिली वेदियां सम्मिलित है। मोहरे जिनमें से कुछ संस्था अनुष्ठान विषय बने के परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया। कुछ अन्य जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्ण थे मान्यता अनुसार प्रकृति की पूजा के संकेत देते हैं। मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर जैसे कि एक सिंग वाला जानवर, कि वहां पे क्या बनाया गया, जैसे कि एक सिंग वाला जानवर जिसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता था, ये कल्पित तथा संस्कृत लगते थे। कुछ मोहरों पर आकृति में पालथी मारकर योगी मुद्रा के रूप में दिखाया गया, जिसे आद्य शिव की संज्ञा भी दी गई। ये हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक आरंभिक रूप की संज्ञा भी दी गई। इसके अतिरिक्त पत्थर की शंखोकार वस्तुओं की लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया। हड़प्पा धर्म की कई पुराण इस अनुमान के आधार पर भी किए गए कि आरंभिक तथा बाद की परंपराओं से समानता होती। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि अधिकांश पुरातत्वविद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। मतलब पुरातत्वविद जो खोज करते हैं वो ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, अर्थात वर्तमान में अतीत को। और हालांकि ये नई पत्थर की चक्कियों तथा पत्थरों के संबंध में युक्ति संगत हो सकती है, लेकिन धार्मिक प्रतीक के संदर्भ में ये अधिक संदिग्ध रहती है। उदाहरण के लिए आइए हम आद्य शिव की मोहरों को देखते हैं। सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ कौन है, ऋग्वेद, जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक लिखा गया है। ऋग्वेद जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है, और मैं रुद्र नामक देवता का भी उल्लेख किया गया ऋग्वेद में, जो बाद में पुरानी परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त नाम है। जैसे पहली सहस्त्राब्दी में ईस्वी में अगर देखा है, लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में ना तो पशुपति और ना ही योगी के रूप में दिखाया गया है। दूसरे शब्द में ये चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से नहीं खाता। मतलब जो इसमें आद्य शिव की जो संज्ञा दी गई है वो किसी प्रकार से हमारे ऋग्वेद में इसका उल्लेख नहीं पाया जाता। फिर क्या कोई संबंध था, जैसे कि कुछ विद्वान ने सुझाया था। इतने दशकों में हुए पुरातत्व कार्यों को क्या उपलब्धि है। हड़प्पा अर्थव्यवस्था के बारे में अभी हमारी जानकारी कुछ बेहतर है। ये सामाजिक भिन्नताओं की गुत्थी सुलझाने में सफल हुए है और सभ्यता की कार्य प्रणाली के विषय में हमारी जानकारी कुछ बड़ी है। सच में ये स्पष्ट नहीं है कि लिपि को पढ़े जाने की स्थिति में
हम और कितना जान पाते हैं। यदि एक द्विभाषिक अभिलेख भी मिलता है तो हड़प्पा निवासी द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के विषय में प्रश्नों को समझता विराम रख सकता है। कहने का मतलब कि कुछ तक हमने इस हड़प्पा सभ्यता को सुलझा तो लिया है, लेकिन कुछ वहाँ पे ऐसे स्रोत है जिसे आज तक समझा नहीं गया है। ये अपने आप में एक पहेली सा बना हुआ है। कई पुनर्निर्माण अभी भी संदिग्ध बने हुए हैं, जैसे कि बता रखा है कि स्नानागार एक अनुष्ठानिक संरचना थी। मतलब ये भी कहा गया कि जो स्नानागार है, पता नहीं अनुष्ठानिक कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है या अनुष्ठानिक संरचना हो भी सकती है। वहाँ पे ये भी अनुमान लगाया गया है कि साक्षरता कितनी व्यापक थी वहाँ। हड़प्पा के स्थान में सामाजिक भूमिका कम क्यों दिखाई देती है। स्त्री पुरुष संबंध से जुड़े प्रश्न अंतरित है। क्या महिला मृदुवान बनाती थी। मतलब ये सब बताया गया है कि जो भी चीज वहाँ किया जाता है ना, उनके बारे में सिर्फ अनुमान ही लगाया गया है। फिर केवल उन्हें रंगने का कार्य करती थी महिलाएं, या दूसरे शिल्पकारियों क्या कार्य करते थे, नारी मूर्तियों का क्या उपयोग था। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में स्त्री पुरुष संबंध से जुड़े पहलू पर बहुत कम विद्वानों ने अन्वेषण किया, और ये भविष्य में होने वाले कार्य के लिए पूरी तरह से नया क्षेत्र है। हड़प्पा और वैदिक लोगों के बीच संबंध पर और अधिक शोध की आवश्यकता है। कुछ विद्वानों का तर्क है कि हड़प्पावासी ही वैदिक लोग थे। मतलब कुछ जो पुरातत्वविद है वो क्या मानते हैं कि हड़प्पावासी लोग क्या है, वैदिक लोग है। जैसे यहाँ एक यहाँ कब्र दिखाई गई है, ये क्या है, हड़प्पावासी के लोगों की कब्र है। कब्र में क्या है, इसके जो सर के पास है, ये क्या कई सारे मृतभांड या बहुमूल्य पदार्थ को रखा गया है। ये पूरी कब्र है उसकी, हड़प्पा संविधान का।